गुड इवनिंग सभी को भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सभी को राम राम, गुड इवनिंग। सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले ये सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं अपनी पुस्तकों के विषय में ज़रूर बताना चाहूँगा भाई। हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री मार्केट में पहले से अवेलेबल थी, अभी इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे बजट को ऐड किया है। उसके साथ साथ ये 6 माही पत्रिका, तो हाल ही में हमने एक 6 माही पत्रिका मात्र 40 रुपये में लॉन्च की है, जिसमें 6 माह का करंट अफेयर रहेगा, बजट रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे के मेन पॉइंट रहेंगे, सारे पदाधिकारी रहेंगे, मंत्रिमंडल रहेगा और 6 मंथ का करंट अफेयर रहेगा। उसके साथ ये 1 साल पहले की है हरियाणा करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र, तो ये मिला के चलिएगा कि आप ये 1.5 वर्ष का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, यहाँ से क्या हो गया 1.6 वर्ष, यहाँ से यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 साल 6 महीने, ये तो हो गया करंट अफेयर। अगर आप ये दोनों पुस्तकें मंगवाते हो तो आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे, सॉरी 110 रुपये पे करने होंगे। कितने रुपए पे करने होंगे? 110 रुपये। और किस नंबर पर? 88,038 28,000। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं 1.5 वर्ष का, तो आप 110 रुपये में घर बैठे ये दोनों पुस्तकें मंगवा सकते हैं। 88,038 28,000 इस नंबर पर है। फोन पे या गूगल पे करके व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस दे देना। अब बात आ जाती है कि नहीं भैया, हमको तो हरियाणा जीके का कंप्लीट पैकेज चाहिए। तो भाई ये पुस्तक, ये वाली पुस्तक और ये वाली पुस्तक, तीनों पुस्तकों का जो मूल्य है वो मात्र 400 रुपये रखा गया। कितना रखा गया भाई? मात्र 400 रुपये। यानी कि 3 पुस्तकें, 1, 2 और 3, इन तीनों पुस्तकों का मूल्य है वो ओनली 400 रुपये। और भाई ना बैच लेने की जरूरत, ना कोई दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत। इस नज़र तुम ध्यानता पढ़ लो तो तुमने क्या है की जरूरत कौन भाई एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा इसमें अवेलेबल है कि आप 1 साल तक भी आपका कंटेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर भी करंट अफेयर हमने देख लो, करंट अफेयर यानी कि 1.5 साल का हो गया। और इसमें कितना आ गया? इसमें हो गया आदिकाल से लेकर वर्तमान हरियाणा तक। तो भाई ये मात्र 400 रुपये में आप इन तीनों बुकों को घर मंगवा सकते हैं। यही नंबर रहेगा, इसी पे पेमेंट डाल के चीजें आपको करनी है। चलो भाई, ये था पुस्तक के विषय में। अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये भी जरूरी होता भाई। चलो भाई, अब फटाफट से पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? सभी को गुड इवनिंग भाई, बार बार कॉमेंट मत करो, क्योंकि बार बार गुड इवनिंग वही बात है, मीनिंग थोड़े बदलेंगे, रहना तो गुड इवनिंग ही है। ठीक है, तो फटाफट से बताइएगा, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में की वजह से है। यानी आपसे क्या पूछा गया भाई? यानी आपसे पूछा गया है क्लाइमेट चेंज क्यों होता है। अब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बायोडाइवर्सिटी के विषय में, इकोलॉजी के विषय में, ग्रीन हाउस के विषय में, ओजोन परत के अक्षरण के विषय में, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो बहुत आसान प्रश्न आप लोगों के लिए, फटाफट से बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन परत का अक्षरण, प्रदूषण या फिर उपरोक्त सभी। तो बहुत अच्छे से भाई सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, और आई थिंक मोस्टली जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसका जवाब सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, ग्रीन हाउस गैसेज मैंने आपको बताया था, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं। तो वो सारी चीजें हमने पिछली कक्षा में कवर की थी। ठीक है, तो आप सभी को ज्ञात है ग्रीन हाउस गैसेज जब वायुमंडल में क्या करती है, एक गुच्छे के रूप में या एक परत के रूप में विद्यमान हो जाती है, तो वो दीर्घ तरंगों को ऊपर नहीं जाने देती, जिसके कारण क्या हो जाता है, दीर्घ तरंगे वापिस पृथ्वी की तरफ धकेल दी जाती है और पृथ्वी का वातावरण का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? वातावरण में तापमान का बढ़ना भी क्या है? क्लाइमेट चेंज होना है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल हो गई भाई। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अगर ओजोन परत का अक्षरण होगा, अक्षरण यानी कि उसका पतला होना हमें कहीं ना कहीं अनुभव होता है या हमें दिखाई पड़ता है, तो हम क्या मान सकते हैं कि भाई जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको हम अवशोषित नहीं कर पाएंगे। हमारा जो वायुमंडल है जिसमें समताप मंडल के अंदर क्या है, ओजोन परत स्थित है, वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और वो पृथ्वी पर आएगी तो उसके साथ हीट भी आएगी, क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, अब प्रदूषण आपको पता है रिस्पॉन्सिबल ही होती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ावा देती है, इनके साथ मिलकर क्या करती है, एक प्रकार से लेयर बना लेती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज, यानी कि उत्तर क्या हो गया भाई? उपरोक्त सभी।
समझ में आ गया होगा भाई, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है, तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सारे के सारे क्या है, क्लाइमेट चेंज के यानी कि जलवायु परिवर्तन का ये कारण है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सभी के विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। और आई थिंक इतना बेहतरीन तरीके से और इतना बढ़िया तरीके से जितना आपको समझाया गया है कहीं पे नहीं समझाया गया होगा, और प्रयास रहेगा कि आप उत्तर भी उसी प्रकार से देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने भाई, बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब देते हैं। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। थोड़ा यूनिक सा प्रश्न है, ठीक है, समझ में बहुत आसानी से नहीं आने वाला, ठीक है भाई, इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आने वाला, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा भाई। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही उत्तर बताता है। तो पूछा क्या गया है 2050 के लिए नेट जीरो, तो इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं भाई। दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका अभिप्राय कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन से शून्य तक नीचे लाना होगा। तो ये कोई सेंस नहीं बन रही भाई, ठीक है, फर्स्ट लाइन में हमें किसी प्रकार की कोई सेंस नहीं नजर आ रही। दूसरा मैं आपको बता देता हूं नेट जीरो 2050, अगर नेट जीरो 2050 की बात करूं तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं भाई, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इनके संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या किया गया था, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण व अवशोषण से होगी। यानी कि हमें क्या करना होगा, संतुलन बना के रखना होगा भाई। क्या बना के रखना होगा, ग्रीन हाउस गैसेजों में क्या बना के रखना होगा, जो गैसेज है उनमें संतुलन बना के रखना होगा ताकि उनकी मात्रा में ज्यादा बढ़ोतरी ना हो। मनुष्य इतने ज्यादा उन सभी क्रियाकलापों का या अभिक्रियाओं का या उन प्रोडक्ट्स का प्रयोग ना करें जिसके कारण क्या होगा भाई, जिसके कारण आपकी ग्रीन हाउस गैसेज में बढ़ोतरी हो। तो उनके उत्सर्जन में कमी लेके आनी है और बैलेंस बना के रखना ताकि पूरी पृथ्वी पर क्या हो सके, जीवन संभव हो सके, क्लाइमेट चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया, नेट जीरो 2050 एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा भाई, केवल 2। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई, केवल 2, यानी कि उत्तर क्या, बी सही है, उत्तर बी इज राइट। समझ में आ गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट लाइन में तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया आइस कोर, बी ऑप्शन दिया गया जीवाश्मिक पराग, सी ऑप्शन दिया गया वृक्षवल्य वृद्धि, और डी ऑप्शन दिया गया इवेपोराइड निपेक्ष। फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज आपको जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं करवा रहा हूं भाई। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे भाई, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। पूछा क्या गया है, किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक, अब क्रायोजेनिक संकेतक, तो क्रायोजेनिक संकेतक कौन सा इनमें से वो पूछा गया है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर कौन दे पाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा आई स्कोर। क्या हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा आई स्कोर। यानी कि क्या किया जाता है भाई, एक आई स्कोर यानी कि एक हिमद्र, जो बड़े बड़े क्या होते, बर्फ जमी होती है भाई, ठीक है, तो उनमें से क्या लिया जाता है, उनमें से एक आइस कोर लिया जाता है, उनके बीच में से क्या लिया जाता है, एक आइस का टुकड़ा लिया जाता है एक प्रकार से, ठीक है भाई। और उससे क्या किया जाता है, उससे पता किया जाता है कि जब ये बर्फ जमी थी पास्ट में तो उस समय कैसा वातावरण यहां रहा था। तो इस प्रकार से इसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो इसका संकेतक क्या हो जाएगा, क्रायोजेनिक संकेतक, यानी कि उस समय क्या वातावरण रहा, क्या टेम्परेचर रहा, उनके ऊपर हम शोध कार्य करते हैं। तो उसमें क्या लेते हैं भाई, उसमें क्या लिया जाता है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक। तो क्या लिया जाता है, आई स्कोर लिया जाता है। क्या लिया जाता है भाई, आई स्कोर लिया जाता है। समझ में आ गया भाई इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े।
यहां तक आई थिंक सारी बातें आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी और हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमें करवाएं। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई। मात्र 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास है और देखते हैं भाई कौन सा बच्चा सबसे पहले बाजी मारता है। देखिएगा भाई, ए ऑप्शन में दिया गया जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, सेकंड दिया गया यूएनईपी की सचिवालय, थर्ड दिया गया UNFCCC सचिवालय और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा भाई। देखो यहां पर लिखा क्या हुआ है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। अब आप यहां से देखिएगा कि क्लाइमेट से रिलेटेड दो चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। फर्स्ट तो क्लाइमेट चेंज पे जो कार्य कर रहे हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल हो गए भाई, सेकंड क्या हो गए UNFCCC वर्क। अब आप कहोगे कि ये सर है क्या, तो चलो इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। UNFCCC, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई UNFCCC सचिवालय। ये होता क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म के विषय में, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय भाई बोन के अंदर। इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है बोन, जर्मनी में। ठीक है भाई, तो यहां पर इसका मुख्यालय है और इसमें क्या था भाई? इसकी पहल थी मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। और ये UNFCCC है, ये सबसे पहले प्रभाव में कब आया था? तो बताया जाता है ये 21 मार्च 1994 को प्रभाव में आया था। कब आया था ये प्रभाव में? 21 मार्च 1994 को ये प्रभाव में आया था। आई थिंक यहां तक सारी बातें आपके समझ में आ गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UNFCCC सचिवालय, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मुख्यालय बॉन जर्मनी और प्रभाव में आया 21 मार्च 1994 को। और इसकी पहल क्या थी? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं प्रत्येक विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा भाई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष ये रहा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए भाई, हमें किसी एक के विषय में बताना कि जिसमें गड़बड़ है, उसके सामने उसका सही अर्थ नहीं दिया गया है। तो फटाफट से बताइएगा 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? कार्टाजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए। तो फटाफट से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा? देखो भाई, क्रोटोजेना प्रोटोकॉल, कोटाजेना प्रोटोकॉल है, ये बायोसेफ्टी से जुड़ा हुआ भाई। किससे जुड़ा हुआ है? बायोसेफ्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये राइट आंसर है। स्टॉकहोम सम्मेलन है, ये भी राइट हो गया भाई, पर्यावरण से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन परत से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल है भाई, जो क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है भाई? आप सभी को ज्ञात है, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। या तो क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में? या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भाई ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, ये मिलेगा। अगर ये नहीं मिला तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड मिलेगा? फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा? जलवायु परिवर्तन। फिर क्या मिलेगा? अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा?
फिर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। आप सभी को ज्ञात है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर जापान के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल क्या किया गया था, सबसे पहले अपनाया गया था। फिर ये पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से जब इसको लागू किया गया तो 2005 में किया गया था। तो इसके विषय में आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से रिलेटेड इसका उद्देश्य है या फिर जलवायु परिवर्तन। तो जल संरक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहां पर गलत पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, उसमें राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। क्या हो जाएगा भाई, क्योटो प्रोटोकॉल है वो जल संरक्षण से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। किससे रिलेटेड नहीं है, ये जल संरक्षण से रिलेटेड नहीं है। चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक आई थिंक सारी चीजें, और इनको बड़े ध्यान से पढ़ लेना भाई। ये कार्टाजेना जो पूछा जाता है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसके विषय में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार सीधा भी पूछ लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया? सारे हम पढ़ चुके हैं लगभग। स्टॉकहोम सम्मेलन हमने पढ़ा था, सबसे पहले पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पढ़ लिया, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल भी हमने पढ़ लिया, 1997 में हुआ था। तो ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे सामने एक नई जो प्रोटोकॉल निकल के आई है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड निकल के आई है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भाई। चीजें क्लियर यहां तक? आगे बढ़े तो राइट आंसर इसमें क्या है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल। चलो भाई अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। पूछा क्या गया, देखिए बड़े ध्यान से, रिंग ऑफ फायर क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। रिंग ऑफ फायर क्या है, बहुत बार पेपर के अंदर हमें देखने को मिला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से देखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ए, बी, सी या फिर डी। पूछा क्या गया है, सरकम पैसिफिक क्षेत्र में ज्वालामुखियों की बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखियों की पट्टी, मध्य अटलांटिक क्षेत्र में ज्वालामुखियों की पट्टी, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब दे पाएंगे। मात्र 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास है भाई। बहुत बढ़िया भाई, फटाफट से बताइएगा। तो रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर आप सभी को ज्ञात है, ज्वालामुखी से ही रिलेटेड है भाई, ठीक है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो सरकम पैसिफिक क्षेत्र में ज्वालामुखियों की बेल्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा, ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं भाई। डिजास्टर मैनेजमेंट के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है? वेसुवियस को, स्ट्रोम्बोली को, क्राकाटोआ को, या फिर पोपा को? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहने वाला है, ज्यादा समय हम व्यतीत नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली क्या है, इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है भाई। यहां तक चीजें क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे भाई, आज बहुत ज्यादा प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे, और किसी का कोई जवाब ना दे पाए भाई, मैं कमेंट की तरफ आज बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है ना। मैं किसी का रिप्लाई दूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट होता भाई, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे इससे अगला प्रश्न, कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक जंगल की आग पर डैश के रूप में जाना जाता है? पर 1 डैश के रूप में जाना जाता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। आपने देखा ही होगा पीछे काफी समय पहले बर्निंग इश्यू भी बना था कि उस देश के अंदर आग लगी थी और पूरे मतलब विश्व के अंदर इस बात का जिक्र हुआ था, यानी कि ऐसी कोई न्यूज जो सबके मुख पर या सभी टीवी न्यूज चैनल पर लगातार चल रही थी। तो बर्निंग इश्यू यानी कि ब्रेकिंग न्यूज हम कह सकते हैं एक प्रकार की। कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक जंगल की आग पर 1 डैश के रूप में जाना जाता है? तो आपको ज्ञात है भाई, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। पीछे आपने देखा ही होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या लगी थी, आग लगी थी, और उसको लेकर बहुत ज्यादा आपको पता है भाई मीडिया के द्वारा कवरेज भी किया गया था, और ऐसा होता रहता है यहां पर, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो भाई, ये भी चीजें हमारी क्लियर है।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा भाई, फटाफट से बताइएगा। गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की गई? गृह प्रबंधन द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। यहां पर देखते हैं भाई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभी मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी सी डी। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही जवाब दे पाएंगे। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तुम फंसने वाले हो, बहुत ज्यादा विद्यार्थी फंसेंगे, क्योंकि जो रट्टेबाज है वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा क्या गया है। आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन योजना, तो यहां पे देखिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, एनडीएमपी या एनडीपीएमबी कह सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो इसके विषय में जब पूछा जाए, जब प्लानिंग के विषय में पूछा जाए, तो भाई उत्तर 2005 नहीं आएगा कभी भी। क्या नहीं आएगा? कभी भी 2005 नहीं आएगा, क्योंकि एनडीएमए 2005 में गठित हुआ था। क्या हुआ था? एनडीएमए। या फिर ये कह सकते हैं भाई, जो इसका एक प्रकार से जो एक्ट है, अधिनियम है, वो 2005 में आता। लेकिन जब बात आती है आपदा प्रबंधन योजना की, तो आपदा प्रबंधन जो योजना है ये 2016 के अंदर भारत में पहली बार शुरू की गई थी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा ये स्टार्ट की गई। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा योजना स्टार्ट की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ये पहली योजना है आपदा प्रबंधन योजना की, और ये सेंधाई का जो था फ्रेमवर्क उसी के ऊपर आधारित थी, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। किसके द्वारा? आपसे पूछ ले वैसे गृह मंत्रालय, लेकिन आपको पता है भाई एनडीएमए का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री का जिक्र पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2016 में इसको शुरू किया गया भाई। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत की आपदा प्रबंधन योजना किस पर आधारित है? वही बात फिर से आ गई भाई, जो अभी मैंने आपको बताई थी। किसके ऊपर आधारित है? तो ये जापान के सेंधाई में जो फ्रेमवर्क था टोटली उसी के ऊपर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंधाई फ्रेमवर्क, ठीक है भाई। ये इस प्रकार से भी मिल सकता है आपको, सेंधाई फ्रेमवर्क, ये इस प्रकार से भी मिल सकता है आपको, ठीक है भाई। और ये उस प्रकार से भी मिल सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, सेंधाई फ्रेमवर्क। आगे बढ़े भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगातार करते जा रहे हैं, और ये आज हमारी शायद 13वीं या 14वीं क्लास है। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, ईवीएस को लेकर मेरा प्रयास है आपको प्रत्येक उस एमसीक्यू से मैं एक बार गो थ्रू कर दूं, ताकि आप लोगों के सामने जब ऐसे प्रश्न आए तो आप लोगों को एहसास हो कि हमने पढ़ा है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला प्रश्न। मोटर वाहन चलाने की आयु सीमा निर्धारित या तय करने का अधिकार किसके पास है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कौन सा विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाता है। राज्य सरकार के द्वारा पास, या फिर राज्य सरकार का जो अधिकृत लाइसेंसिंग प्राधिकरण उसके पास, केंद्रीय सरकार के पास, या केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार पर छोड़ सकती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सरकार के पास क्या है? इसका अधिकार होता है। किसके पास इसका अधिकार होता है? केंद्रीय सरकार, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके पास इसका अधिकार होता है। चलो भाई, अगला प्रश्न पीयूसी। पीयूसी का अर्थ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका तो जवाब दे दोगे भाई। दुम्माली पर्ची तो सबने याद होगी, आई थिंक सारान बेरा बनवाओ कोई कौन पाओ भाई, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। ए, बी, सी या फिर डी। जब धुएं वाली पर्ची से अगर आपके दिमाग में सेट बैठेगा तो धुएं से क्या होता है? धुएं से क्या होता है? पोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोल्यूशन अंडर सेल, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? पोल्यूशन अंडर सेल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोल्यूशन अंडर सेल। फटाफट से भाई एक बार सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। देखते हैं, एक बार मैं भी जवाब इसको शेयर भी कर लेता हूं, आप भी एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही जवाब दे पाता है। बहुत बढ़िया भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपके सामने,
फटाफट से कमेंट बताइएगा भाई। चलो भाई, एक ये ध्यान रखिएगा भाई, सॉरी इसका थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये सेल नहीं आएगा, ये आएगा कंट्रोल। क्या आएगा भाई? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ कर रखी, शायद ये वाला उठा के कर दिया, कंट्रोल। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। चीजें क्लियर यहां तक भाई? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भाई, वाहनों के पंजीकरण न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वहां चालान किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। देखते हैं, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, फटाफट से कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। मात्र 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास है और अपेक्षा करता हूं सभी विद्यार्थी अच्छे से जवाब देंगे भाई। बहुत बढ़िया, फटाफट से जवाब दीजिएगा, सही उत्तर क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, मोस्टली ने जवाब दे दिया है, हम भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और मैं कमेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 39/192। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 39/192। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर भाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य को खनिज से राजस्व की प्राप्ति हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। हरियाणा का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का है, वहां से प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं भाई कौन सा बच्चा इसका जवाब देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो फटाफट से बताइएगा भाई इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका सही उत्तर इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा भाई? 2022-23 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022-23 के अकॉर्डिंग 657 करोड़ रुपए। लगभग कितने रुपए? 657 करोड़ रुपए। अब बात वही आती है, आप लोग कहेंगे कि सर हम कैसे मान लें? तो भाई इसके लिए भी हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। तो इसके लिए प्रूफ अभी आप सभी के सामने पेश है भाई। तो ये देखिएगा इसका प्रूफ भाई। देखिएगा, वर्षवार खनिज से राजस्व प्राप्तियां, तो ये वर्षवार दी गई है, यानी कि अब देखिएगा 2005-6 से लेकर दी गई है। 2005-6 में 153.34 करोड़। फिर हम उसके बाद सीधा आ जाते हैं यहां पर 2019-20 में कितना रहा भाई? 2019-20 में रहा 702 करोड़। 2020-21 में क्या रहा? 1019 करोड़। 2021-22 में क्या रहा? 838 करोड़। लेकिन 2022-23 पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 657 करोड़। लगभग कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा भाई 657 करोड़। ये क्या लिखा हुआ है? लगभग 657। और ये क्या लिखा हुआ है? 2022-23। ये इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं। ठीक है भाई, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आप सभी को मैं बता देता हूं भाई, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे। बेटा हरियाणा इकोनॉमी आपको बता रखा है कि हरियाणा इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इकोनॉमिक सर्वे में सारी इकोनॉमी है। दूसरी बात, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे में से पूछेंगे, बजट में से पूछेंगे। उन्होंने सीईटी प्री के अंदर भी यहां से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे। अब कुछ ऐसे मूर्ख विद्यार्थी हैं जो समझ से परे हैं भाई, वो कहते हैं कि सर 198 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, पूरा हमें वीडियो के माध्यम से करवा दीजिए। जब मैं इसको वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा तो 1 महीना लगेगा और आप इसको 7 दिन में पढ़ सकते हो और 10 दिन के अंदर इसको 2 बार रिवाइज कर सकते हो। तो तुम पढ़ लो भाई इसको, फिर रट लगाए बैठे। ये एमसीक्यू करवा रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग खुला रहे कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। भाई इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं 1 महीने में, कोई भी टीचर हो 1 महीने से पहले इसको नहीं करवा सकता। 198 पेज थोड़े नहीं होते। पढ़ाने जब आ जाएं तो 3 या 4 पेज पढ़ा सकते हैं हम क्लियरली। और वैसे तुमने जो लिखा लिखाया पढ़ाना है तो अलग बात है। तो भैया टाइम खराब मत करो, समय की कीमत को समझो। आप 7 से 10 दिन में इसको पढ़ सकते हैं, अगले 3 दिन में रिवाइज, उससे अगले 3 दिन में दोबारा रिवाइज। फिर इसमें से जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो क्लास के माध्यम से देखो आप कि कैसे प्रश्न पुट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 657 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई।
देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है भाई, कुछ बच्चे हो सकते हैं मेरी कड़वी कड़वी बातों से उनको बहुत बुरा लगता होगा भाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, सफलता पानी है तो ये मानिएगा सफलता तब शुरू होती जब आप अपने कंफर्ट जोन से दूर होते हो। ठीक है, अगर आप कंफर्ट जोन में रह के सोचते हो कि हम सफलता को अर्जित कर सकते हैं, संभव नहीं है बेटा। ठीक है, कोई इतना भी आसान काम नहीं है। नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक है भाई, चाय का कप नहीं है, मुश्किल कार्य है ये कि हमें उठा के पीना, ऐसा कोई काम नहीं है, टफ कार्य है। और टफ कार्य क्यों है? क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे तो आप मान लो कि आप सफलता की तरफ अग्रसर हो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने सारे ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/1/2017। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1/1/2017 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई, हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर सारी चीजें एक एक बातें लिखी हुई है। देखो, भारत सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2017 से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में चलाई जा रही है। यह योजना गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और पोषण में सुधार लाने में मदद करेगी, ताकि कुपोषण के प्रभाव को कम किया जा सके, जैसे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और अन्य संबंधित समस्याएं। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में प्राप्त दी जाती है। वर्ष 2022-23 में अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक ये हो गया भाई, देख लो ये राशि दे रखी है 120,673, यानी कि 1,20,673 लाभार्थियों पर 59.87 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई। 1,20,673, समझ में आ गया कितने अभ्यर्थी है? 1,20,673 इसके लाभ पात्र बने, यानी कि उनको लाभ मिला इसका। कब से कब तक? अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक। कितना पैसा उनको दिया जा चुका है, इस पे खर्च हो चुका है 59.87 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, फटाफट से जवाब दीजिएगा। पूछा क्या गया है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ठीक है भाई, कितने खिलाड़ियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। कितने ने पार्टिसिपेट किया था? टोटल में से हरियाणा के बताने हमें भाई। और कभी आप सोचते हो ना कि ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं, तो आपको मैं बता देता हूं, ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस होती है, आप चाहे किसी भी करंट अफेयर को पढ़ लीजिए, ओलंपिक 4 वर्ष बाद होते हैं, तो जो पिछला ओलंपिक है वो हमेशा करंट अफेयर में आएगा। मतलब अभी तक तो जो नेक्स्ट आएगा वो तो पता ही नहीं उसमें क्या होगा, लेकिन जितने भी समय पुराना होगा जो ओलंपिक, ठीक है, वो हमेशा करंट का पार्ट बनेगा। राष्ट्रमंडल खेल हमेशा करंट अफेयर का पार्ट बनेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमेशा करंट अफेयर का पार्ट रहेगा हर साल, ठीक है। और ऐसे ही क्या रहेगा, एशियाई गेम्स हैं वो करंट अफेयर का पार्ट रहेंगे हमेशा ही। तो उसी के अनुसार पूछा है, तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था भाई? तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही जाएंगे भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब वो देख लेंगे भाई, देखो यहां पर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, हाल ही में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 210 खिलाड़ियों ने भारतीय दल में हरियाणा के 42 खिलाड़ी शामिल थे। कितने खिलाड़ी शामिल थे? 42 खिलाड़ी शामिल थे। तो यही बात पूछी गई थी भाई, तो इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा भाई हमारा ये वाला, यानी कि 42 क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया भाई। चीजें क्लियर यहां तक समझ में आ गया सारी बातें? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए भाई। चल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जैव विविधता का अर्थ है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, पीछे भी हो चुका है ये, फिर भी चलो पूछ लेते हैं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है? बायोडायवर्सिटी, तो मैंने आपको बताया था बायोडायवर्सिटी यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। क्या है भाई? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जीव जंतु, इनको क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न,
इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। हमें क्या बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से हमें यह बताना कि बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, जैव विविधता के लिए खतरा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती करना, या फिर आरक्षित जीव मंडल बनाना। देखते हैं भाई कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। तो मोस्टली को भाई इसका पता ही है, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये किसको हार्म करता है, ये किसको नुकसान पहुंचाता है? जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि देखो प्राकृतिक आवास, क्योंकि जैव विविधता क्या होगी, मैंने आपको बताया था इस जैव विविधता के अंदर क्या होगा भाई, सारी चीजें प्रकृति के बेस्ड होंगी। तो प्रकृति के इन्हीं आवासों का अगर विनाश हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, वनस्पति का विनाश, तो भी इसमें नुकसान, और झूम खेती में भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न, कौन सी गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी? आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल्ट है, जो गिद्ध होते थे, गिद्ध लगातार कम हो रहे हैं, तो उसमें कौन सा साल्ट मुख्य रूप से प्रभावी है, जिसके कारण गिद्धों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। और जब ये वातावरण में क्या होता भाई, ये रिलीज होता है या किसी न किसी माध्यम से जाता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, गिद्धों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है और उनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो उसके लिए कौन सा जिम्मेवार है भाई, डाइक्लोफिनेक सोडियम। भाई जो दर्द निवारक गोलियां है ना, ये आप सभी को पता, पशुओं को भी यही दी जाती है, मनुष्य को भी यही दी जाती है। तो दर्द निवारक गोलियां हैं, ये जो साल्ट है, ये गिद्धों की जो पूरी प्रजाति है उसके लिए खतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ, उसके लिए खतरा बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइक्लोफिनेक सोडियम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट क्या हो गया भाई, डाइक्लोफिनेक सोडियम। अगला प्रश्न भाई, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएंगे। अधिनियम सबको पता है 2002 में आया था, लेकिन यहां पर पूछ लिया गया जैव विविधता प्राधिकरण, यानी कि आयोग के विषय में पूछ लिया। तो बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के समक्ष भाई, फटाफट से हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, और आगे भी प्रयास रहेगा कि ऐसे ही जल्दी जल्दी निपटाएंगे ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ सको भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2003 में, और कहां पर, चेन्नई में। 2003 में और कहां पर, चेन्नई में। तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, जैव सुरक्षा का कार्टेजना प्रोटोकॉल है, मैंने अभी आपको बताया था कार्टेजना प्रोटोकॉल। कार्टेजना प्रोटोकॉल आपको जरूर ज्ञात होना चाहिए भाई, ठीक है, बायोसेफ्टी से रिलेटेड था। तो अब इसमें देखिएगा भाई, बायोसेफ्टी से रिलेटेड चीजें कहां हैं, जैव सुरक्षा का कार्टेजना प्रोटोकॉल। तो ये किससे रिलेटेड होगा, इनमें से देखिएगा आप, पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि बायोसेफ्टी का मतलब हम क्या कह मान सकते हैं एक बार, बायोजैव, यानी कि जीवन से रिलेटेड चीजें, ठीक है भाई। जैव सुरक्षा का कार्टेजना, तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो ये किसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको जारी कौन करता है, या इस पे एक प्रकार से वर्क कौन करता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस पे क्या करता है, कार्य करता है, इन प्रोटोकॉल को निर्धारित करता है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। कौन सा, जैव सुरक्षा का कार्टेजना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड हो गया, बायोसेफ्टी से। तो वही तो था, हिंदी में क्या हो गया, जैव सुरक्षा, हिंदी में क्या हो गया, जैव सुरक्षा। वहीं पर क्या दिया हुआ था, बायोसेफ्टी दिया हुआ था, वहां पे क्या दिया हुआ था, बायो और सेफ्टी, बात वही आ गई भाई। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, बायो का मतलब जैव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही जवाब दे पाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था पिछली कक्षा में, मुझे नहीं लगता कि आप इसको भी गलत करोगे। फटाफट से बताइएगा भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के समक्ष, और उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी सही जवाब देगा भाई। तो बिल्कुल भाई आशानुरूप बहुत अच्छे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही क्या है, यही क्या है, ग्रीन हाउस गैस। मैंने आपको बताया था भाई, एक प्रकार की अवधारणा है,
यानी कि हम एक प्रकार का इसमें क्या लेते हैं, आपने देखा भी होगा, इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पौधे लगे हुए हैं भाई, ठीक है, यहाँ क्या लगे हुए हैं, जैसे पौधा लगा हुआ है। यहाँ से क्या होता है, एक सूर्य की हीट आती है भाई, क्या आती है, सूर्य की गर्मी। तो आपको पता सूर्य से तरंगे आएंगी भाई, और ये क्या होता है भाई, ये शीशा होता है, ये जो दीवार होती है किसकी होती है, चारों तरफ शीशे की दीवार होती है। तो यहां से क्या आती है, लघु तरंगे आती, क्या आती हैं, सूर्य से क्या आती है भाई, सूर्य से आती है लघु तरंगे। लघु तरंगे क्या करती हैं भाई, शीशे के अंदर से भी पारगम्य है, ओजोन परत जो लेयर है उससे भी पारगम्य, यानी उसमें से निकल जाती है। तो ये निकल के आ गई भाई। जैसे ये इसके अंदर आएगी भाई, तो इस पौधे में क्या आ गई भाई, यहां पर आ जाती है ऊष्मा, यानी कि तरंग आएगी। तरंग किस में आएगी भाई, एक हीट के रूप में आएगी। तो भाई यहां पर आ गई तरंगे। तरंगे आने से क्या हो गया भाई, यहां पे हीट आ गई, उष्मा आ गई। अब उष्मा आ गई तो पौधा क्या करेगा, पौधे को अगर उष्मा की जरूरत है उतनी तो वो ले लेगा, बाकी क्या करेगा, वो छोड़ देगा, क्योंकि जो ले ही नहीं सकता तो क्या करेगा, छोड़ेगा। तो जैसे ये पौधा इस उष्मा को छोड़ता है, यानी इन तरंगों को छोड़ता है, तो किस फॉर्म में छोड़ेगा, ये दीर्घ तरंगों के रूप में इसको छोड़ेगा। ठीक है भाई, दीर्घ तरंगों के रूप में। तो दीर्घ तरंगों के रूप में जब छोड़ेगा तो ये क्या होगा भाई, ये जो शीशा लगा हुआ है यहां से पार नहीं जा सकती दीर्घ तरंगे, क्या नहीं कर सकती, इनसे पार नहीं जा सकती। तो दीर्घ तरंगे वापिस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो फिर से क्या हो जाएगा, इस पौधे का तापमान इंक्रीज हो जाएगा। तो इस अवधारणा को ही हमने क्या कहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा। ऐसा ही सेम क्या होता है, इन्वायरमेंट में होता है। मान लो कि यह है पृथ्वी और यहां से सूर्य आ रहा है, बीच में आपको पता है यहां पर क्या है, पहली लेयर अक्षोभ मंडल की है, दूसरी लेयर किसकी है, समताप मंडल की। तो इस समताप मंडल में यहां पे क्या है, यहां पे है ओजोन, ओजोन परत की लेयर। अब जैसे ही सूर्य की किरणें आती हैं भाई, सूर्य की किरणें आती हैं तो क्या होता है भाई, सूर्य की किरणों से पराबैंगनी किरणें तो अवशोषित कर लेती है, लेकिन जो लघु तरंगे हैं वो इस पृथ्वी पर आ जाती हैं। लघु तरंगे पारगम्य है, लघु तरंगे आ गई। अब तरंग आएगी तो हीट आएगी, हीट आएगी तो मतलब पृथ्वी गर्म होगी, गर्म होगी तो पृथ्वी क्या करेगी, अपनी हीट को तो हर कोई इंसान छोड़ता, उष्मा तो हम रोक के नहीं रख सकते। तो पृथ्वी क्या करेगी, इस हीट को ऊपर की तरफ छोड़ेगी। तो पृथ्वी के वायुमंडल में हमें क्या देखने को मिलता है, इस अक्षोभ मंडल के अंदर यहां पर हमें देखने को मिलता है बहुत सारी गैसें। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहां पे बैड ओजोन भी है, यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड भी है, यहां पे CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है। तो ये मिलकर क्या बना देते हैं, यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सारी की सारी ये एक लेयर बना देती हैं। तो दीर्घ तरंगे जब पृथ्वी तरंगे छोड़ती हैं तो सेम एज इट इज ये दीर्घ तरंगे इनसे टकराकर वापिस आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का वातावरण बढ़ जाता है। और यही एक मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज का, और इसी को क्या कहा गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है, क्योंकि सेम अवधारणा इसके अंदर है और सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। इसीलिए ये क्या है भाई, तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर DITAC डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस स्थापित किया जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करके बताओ भाई। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता भाई, फटाफट से कमेंट करके बताओ सही उत्तर क्या रहने वाला है। देखते हैं भाई कौन सबसे पहले जवाब देता है, कौन बाजी मारता है। बहुत बढ़िया भाई, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलो भाई, एक भाई चलती क्लास में कॉल मत किया करो और एक चलती क्लास में कभी मैसेज मत किया करो, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। तो फटाफट से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई गुरुग्राम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है गुरुग्राम, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा के किस खिलाड़ी को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किस खिलाड़ी को बनाया गया भाई, शेफाली वर्मा को बनाया गया है। क्रिकेट खेलती है, इसको लेडी सहवाग भी बोलते हैं।
हरियाणा के रोहतक से संबंध है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का था इंडिया जीता है, उसमें एक कप्तान थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शेफाली वर्मा रोहतक से क्रिकेट खेलती है, लेडी सहवाग के नाम से फेमस है। नेक्स्ट पर्सन भाई, पूछा गया हरियाणा राज्य में किसके द्वारा इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी शुभारंभ किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। व्यक्ति विशेष के विषय में पूछा गया कि किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, तो फटाफट से बताइएगा किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भाई? अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है भाई। चलो भाई, आज की क्लास का यह आखिरी प्रश्न है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हरियाणा के किस जिले में आधुनिक भूमि माप प्रणाली के तहत जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, आज हमने बहुत जल्दी बहुत सारे प्रश्न कवर किए हैं और ऐसा ही आगे रहेगा भाई। आगे भी प्रयास करेंगे, ऐसे ही हम प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकें। बहुत बढ़िया भाई, बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? सोनीपत, करनाल या फिर उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया भाई, सबसे पहले देखते हैं भाई किसका कमेंट आता है। तो बिल्कुल भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि सोनीपत भी सही है और करनाल भी सही है। तो ये था भाई आज की क्लास। आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मैथ्स बाय मेहता क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको एक यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना है, एग्जाम क्रैक विद भार्गव सर। एग्जाम क्रैक विद भार्गव सर, ये हमारा YouTube चैनल रहेगा भाई। इसको भी आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा और फेसबुक के ऊपर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। जीके बाय भार्गव सर में नामक मेरा पेज है, वहाँ आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो ये था भाई इसके विषय में। और फिर से वही बता देता हूँ भाई, अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो भाई यही कहूँगा, आप इन किताबों को खरीद लीजिएगा। ये 3 किताबें आपको 400 रुपये में मिल रही हैं। 500 के लगभग पेज हैं, 500 पेज 400 रुपये में कोई नहीं देगा भाई। और हम ये इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम भी आप लोगों को दिखा सके कि असली कंटेंट क्या होता है। ठीक है भाई, वरना अगर पैसा ही इतना बड़ा मोटो होता तो भाई इस पे आपको पता 100 रुपये तो कोरियर चार्ज आ जाएगा, 1 किलो से ज्यादा की हो जाएगी। 100 रुपये कोरियर चार्ज आएगा। अब 300 रुपये का ही पड़ गया ये तीनों बुक। अब बताओ 500 पेज की किताब 300 रुपये में कोई दे सकता है? संभव ही नहीं है भाई। हम क्यों दे रहे हैं? ताकि तुम लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। मुझे पता है पैसे अगर ज्यादा करेंगे तुम नहीं खरीदोगे, क्योंकि तुम ना कंटेंट पे पैसा नहीं लगा सकते, तुम रद्दी पे पैसा लगा सकते हो, मुझे पता है इस बात का। लेकिन हम भी चाह रहे हैं भाई तुम लोगों को कंटेंट दे ताकि तुम पढ़ो और पढ़ के तुम सवाल जवाब करने के लायक हो जाओ। तो भाई आज के लिए इतना ही। इन किताबों को जिसको अगर लगता अच्छी मेहनत करनी है वो किताब खरीद लीजिएगा। बाकी आप YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जहां हो सकता है जितना हो सकता है यहां भी आप लोगों को करवा रहे हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।